बहुत तेजी से बढ़ रहा है आजकल। तो बस इसमें मुझे बताना कुछ नहीं है, एक ही लाइन का स्टेटमेंट है मेरा कि जो कुछ हार्ट के लिए कर रहे हैं वो सब आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए करना है। जो भी हार्ट के लिए कर रहे हैं वो सब हाई ब्लड प्रेशर के लिए करना है। और हाइपर थायराइडिज्म वालों को वो सब करना है जो हार्ट के लिए कर रहे हैं। एक ही चीज एक्स्ट्रा है, वो लिख लीजिए हाइपर थायराइडिज्म के केसेस में। बाकी तो आप वही कर सकते हैं जो कुछ हार्ट के लिए कर रहे हैं। एक ही चीज एक्स्ट्रा है, ये जो तुलसी पत्ता धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता, हरा पत्ता धनिया, इसकी चटनी बना के गर्म पानी में पीना है जिनको हाइपर थायराइडिज्म है, थायराइड बढ़ा हुआ है। अब थायराइड बढ़ने के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, आप सभी जानते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस उसका एक कॉम्प्लिकेशन है, मोटापा आना दूसरा कॉम्प्लिकेशन है, गर्दन मोटी हो जाए वो तीसरा कॉम्प्लिकेशन है, घुमा भी नहीं सके वो चौथा। बहुत कॉम्प्लिकेशन है थायराइडिज्म के। सारे कॉम्प्लिकेशंस को एक ही मेडिसिन कवर कर लेती है, वो है धनिया, हरा धनिया। हरा धनिये का पत्ता, उसको पीसना, गुनगुने पानी में मिला के पीना। क्वांटिटी कितनी? पीस कर 1 चम्मच हो जाए, अब जितनी भी क्वांटिटी पीस कर 1 चम्मच हो जाए। जो तो हरा धनिया नहीं मिलता फिर तो सूखा धनिया उसको पीस के, हाँ बिल्कुल। सूखे धनिया को कैसे पीसेंगे? रात को पानी में डाल दीजिए, सवेरे तक नरम हो जाएगा, चटनी बना लीजिए उसकी, फिर पानी में मिला के पीजिए। 1 चम्मच, 1 चम्मच एक ही बार मिक्सी में पीस लीजिए, पत्थर में पीस लीजिए। अब ये जो धनिया है वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा किसके लिए? थायराइड की प्रॉब्लम, बढ़ी हुई थायराइड, हाइपर थायराइडिज्म। और एक इसका उल्टा है, हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड जब बहुत कम हो जाता है, उसकी बात थोड़ी देर बाद में करूंगा जब लो ब्लड प्रेशर का केस आएगा तब। तो हमारे पास 4 बातें हो गई। एक तो बीपी हो गया, हाँ जी, और कहाँ है? एक ही जगह है थायराइड, और कहीं है ही नहीं शरीर। एक ग्लैंड है थायराइड, उसमें से सीक्रेशंस ज्यादा होने लगते हैं तो हाइपर थायराइडिज्म होता है, सीक्रेशंस कम हो जाते हैं तो हाइपो हो जाता है। हम 4 बातें एक साथ कर चुके हैं, फिर से रिपीट करो। हार्ट की बात हो गई, ब्लड प्रेशर की बात हो गई, शुगर माने डायबिटीज की बात हो गई, और थायराइडिज्म की बात हो गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं, कैंसर की बात करें। है जी? अरे ब्लड प्रेशर का सुना नहीं आपने? जो कुछ हार्ट के लिए कर रहे हैं वो सब ब्लड प्रेशर के लिए कर रहे हैं। धनिया जरूरत नहीं, धनिया तो थायराइड की प्रॉब्लम के लिए एक्स्ट्रा बताया। बाकी जो भी मैंने ब्लड प्रेशर हार्ट के लिए बताया है वो सब ब्लड प्रेशर के लिए काम का है। रिपीटिशन से फायदा नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, आपने नोट भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं। कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस देश में। हर साल 20 लाख लोग कैंसर से मर रहे हैं और हर साल नए केसेस आ रहे हैं, और सभी डॉक्टर्स हाथ पैर डाल चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं इसके बारे में। मेरी आपको एक छोटी सी विनती है, वो आप हमेशा याद रखिएगा कि कैंसर के पेशेंट को कैंसर से डेथ नहीं होती है, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे डेथ होती है। हमेशा याद रखिएगा इसका। कैंसर का कोई भी मरीज कैंसर से नहीं मरता, कैंसर के लिए जो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे मरता है। माने कैंसर से ज्यादा खतरनाक कैंसर का ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट कैसा है आप सभी जानते हैं, कीमोथेरेपी दे दिया, रेडियोथेरेपी दे दिया, कोबाल्ट थेरेपी दे दिया। इसमें क्या होता है कि शरीर का जो प्रतिरक्षक शक्ति है, रेजिस्टेंस, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और जब कीमोथेरेपी दिए जाते हैं और वो ये बोल करके हम कैंसर के सेल को मारना चाहते हैं, तो अच्छे सेल भी उसी के साथ मर जाते हैं। और मेरे पास कोई भी पेशेंट जो आया कीमोथेरेपी लेने के बाद, मैं उसको बचा नहीं पाया, आज तक का रिकॉर्ड है। लेकिन इसी का उल्टा भी रिकॉर्ड है। मेरे पास बिना कीमोथेरेपी लिए हुए कोई भी पेशेंट आया 2nd और 3rd स्टेज तक, वो एक भी नहीं मर पाया अभी तक, वो सब जीवे। मतलब क्या है? ट्रीटमेंट लेने के बाद जो खर्चा आपने कर दिया वो तो गया ही, और पेशेंट भी आपके हाथ से गया। डॉक्टर आपको भूल भुलैया में रखता है, अभी 6 महीने ठीक हो जाएगा, 8 महीने ठीक हो जाएगा, लेकिन अंत में वो जाता ही है। कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि कीमोथेरेपी लेके कोई बच पाया।
तो आपके घर में, परिवार में किसी को कैंसर हो जाए तो ज्यादा खर्चा मत करिए, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि जो खर्चा आप करेंगे उससे मरीज का तो भला नहीं होगा, उसको इतना कष्ट होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसको जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उसको जो टैबलेट्स खिलाई जाती हैं, उसको जो कीमोथेरेपी दी जाती है, सारे बाल उड़ जाते हैं, मुंह के बाल उड़ जाते हैं, चेहरा इतना डरावना लगता है कि पहचान में नहीं आता ये अपना ही आदमी है। इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं उसको? सिर्फ इसलिए कि आपको एक अहंकार है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ट्रीटमेंट करा के ही मानूंगा। होता ही नहीं है। और आप अपने आस पड़ोस की बातें ज्यादा मत सुनिए, क्योंकि आजकल हमारे रिलेटिव्स बहुत इमोशनली एक्सप्लॉइट करते हैं। घर में किसी को गंभीर बीमारी हो गई तो जो रिश्तेदार है वो पहले आके कहेंगे, अरे ऑल इंडिया नहीं ले जा रहे हो, पीजीआई नहीं ले जा रहे हो, वो वहां नहीं ले जा रहे हो, बंबई टाटा इंस्टीट्यूट में, आपको मैं नहीं ले जा रहा हूं मेरे घर में, अरे तुम बड़े कंजूस आदमी हो, बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते, मां के लिए इतना। ये बहुत खतरनाक लोग हो सकता है कई बार वो इनोसेंटली कहते हो, उनका इंटेंशन खराब नहीं होता हो, लेकिन उनको नॉलेज कुछ भी नहीं है, बिना नॉलेज के वो सजेशन पे सजेशन देते जाते हैं। और कई बार मैंने देखा अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी भी फंसता है उसी में, पेशेंट को भी गंवाता, पैसा भी जाता। कैंसर के लिए क्या करेंगे? हमारे घर में एक बहुत अच्छी दवा है जो दुनिया के सब डॉक्टरों ने मान लिया, पहले तो मानते भी नहीं थे। एक ही दुनिया में दवा है, अकेली दवा है, एंटी कैंसरस, उसका नाम है हल्दी। हल्दी अकेली दवा है पूरी दुनिया में जो कैंसर ठीक करने की ताकत रखती है। हल्दी में एक केमिकल है, पूरा पानी चाहिए। हल्दी में एक केमिकल है, उसका नाम है करक्यूमिन। ये करक्यूमिन केमिकल है जो कैंसर सेल्स को मार सकता, बाकी कोई केमिकल आज तक बना नहीं दुनिया में। और ये केमिकल भी आदमी ने नहीं बनाया, भगवान का बनाया हुआ है। हल्दी को कैंसर पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो सुन ली। ये करक्यूमिन एक तो हल्दी में, माफ करिए मैं और एक जानकारी देना चाहता हूं, एक तो हल्दी में, दूसरी और एक चीज में है। हल्दी जैसा ही करक्यूमिन और एक चीज में है, वो गाय के मूत्र में। गाय मतलब देशी गाय। तो देशी गाय का मूत्र अगर मिल जाए और हल्दी आपके पास हो तो आप उसका इलाज आसानी से कर पाएंगे कैंसर पेशेंट का। अब इसमें करना क्या है, देशी गाय का मूत्र आधा कप और आधा चम्मच हल्दी दोनों मिला के गर्म करना। गर्म करके इसको ठंडा कर लेना। गर्म इतना करना है कि उसमें उबाल आना चाहिए, फिर ठंडा कर लीजिए। रूम टेम्परेचर पे हो गया तो चाय की तरह से पिलाना है, चुस्कियां ले लेके सिप कर आधा चम्मच हल्दी, एक आधा कप गाय का मूत्र और टीस्पून जो है ना आधा टीस्पून हल्दी। आधा चम्मच, आधा टीस्पून हल्दी और एक आधा कप आपके पास गाय का मूत्र। इसको मिलाना है, बॉईल करना, बॉईल करके। इसी तरह से एक और आयुर्वेदिक दवा है जो इसमें डालेंगे तो उसके रिजल्ट और भी अच्छे आते हैं। पुनर्नवा उसका नाम है, पुनर्नवा। हाँ, वो भी मिला दो। पुनर्नवा वो कॉम्प्लीमेंट्री है। पुनर्नवा बाजार में मिलती है आयुर्वेद की दुकान पे। पुनर्नवा का पाउडर ले लो, नहीं तो पुनर्नवा छोटे छोटे पीसेस में मिलती है। पुनर्नवा थोड़ा इसमें डालना, कितना डालना, वही आधा चम्मच, टीस्पून है जी। जो है ना, हाँ हाँ, ओ अच्छा, ठीक है। अगर आप उसको, ये पंजाबी में बोलते हैं, पंजाबी में इट्स सेट, पुनर्नवा। कोई भी दुकान वाला समझता है, कोई भी दुकान वाला आयुर्वेद वाला समझता है, सस्ती है, कोई महंगी नहीं। इसको भी आप डाल दो उसी में, मूत्र में उबाल लो। और आप अगर एक साथ ज्यादा मूत्र ला सकते हैं तो उबाल के रख भी सकते हैं इस मूत्र को कांच की बोतल में, ये खराब नहीं होता। कांच की बोतल में एक बार उबाल के आधा लीटर या 1 लीटर मूत्र है तो उसी मात्रा के हिसाब से आप हल्दी की मात्रा बढ़ाना, पुनर्नवा की मात्रा बढ़ाना। जो पैक में आता है वो मूत्र
नहीं, वो पैक में आता है, वो गोमूत्र अर्क है, गोमूत्र नहीं है। गाय के शरीर से निकला हुआ सीधा सीधा मूत्र। वो कितना लेना चाहिए? नहीं, वो तो काम नहीं आता इसमें। आता तो मैं खुद बताता। गाय का मूत्र जो सीधे उसके शरीर से आता वो। अब इसमें और एक चीज है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि गाय हमारे भारत में जो देशी है उसी का मूत्र काम आता है, जर्सी का बिल्कुल काम नहीं आता इसमें। और देशी गाय में भी जो गाय काले रंग की हो उसका मूत्र सबसे अच्छा परिणाम देता है कैंसर में। काली गाय हल्दी डाल के बॉईल करके, पुनर्नवा डाल के बॉईल करके, कांच की बोतल में स्टोर करके रखिए। बोतल को कभी फ्रिज में मत रखिए, धूप में मत रखिए। एक बार में लेना कितना है? आधा ही कप लेना है एक बार। तो कैंसर के ट्रीटमेंट को आप इससे शुरू कर सकते हैं। और ये जब सेकंड स्टेज तक होता है कैंसर, कभी कभी थर्ड स्टेज तक तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जब स्टेज थर्ड क्रॉस हो जाती है, फोर्थ में पहुंच गया, तब रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है। और अगर आपने किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी वगैरह दे दिया तो फिर इसका कोई असर नहीं आता। कितना भी पिला दो कोई रिजल्ट नहीं आता, पेशेंट मरता ही है। ये हमारा 12 साल का तजुर्बा है। तो आप इसको अगर दे रहे हैं किसी पेशेंट को तो पहले पूछ लीजिए, जान लीजिए कि उसको कीमोथेरेपी तो स्टार्ट नहीं हो गई। अगर हो गई है तो आप उसमें हाथ मत डालिए। फिर जैसा डॉक्टर कर रहा करने दीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए उसके लिए, इतना ही करें। और अगर कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं हुई है और उसने कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया तो आप देखेंगे इसके मिरेकुलस रिजल्ट आते हैं। क्योंकि ये सारी दवाएं काम करती हैं बॉडी के रेजिस्टेंस पर, हमारी जो वाइटलिटी है उसको इंप्रूव करती है। इनमें से सारी दवाएं एक छोड़कर हल्दी आपकी वाइटलिटी को इंप्रूव करती है और वो वाइटलिटी इंप्रूव होने के बाद कैंसर सेल्स को कंट्रोल करती है। तो कैंसर के लिए इस तरह से आप अपने जीवन में काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, उनको मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वो कोई बहुत अच्छा डॉक्टर या वैद्य उनको हैंडल करे तभी होगा, आपसे अपने घर में नहीं हो पाएगा। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर लेना, ईमेल कर देना, एसएमएस कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है उसमें से रास्ता निकालने। ये तो आपके घर में जो है रसोई के पास टर्मेरिक माने हल्दी और रसोई के नजदीक गाय माने मूत्र। गाय हमेशा याद रखिए देशी होनी चाहिए और काली होगी तो बहुत अच्छा है। बस इसमें एक और सावधानी रखनी है कि गाय का मूत्र लेते समय वो गर्भवती नहीं होनी चाहिए। अगर गर्भवती गाय का मूत्र लिया तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि गाय की जो बछड़ी है, जो कभी भी मां नहीं बनी है, उसका मूत्र हमेशा आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई कैंसर के ट्रीटमेंट की। जिंदगी में कैंसर हो ही ना, ये और भी अच्छा है जानना। तो जिंदगी में कभी भी आपको कैंसर ना आए, इसके लिए बस एक ही चीज याद रखिए कि हमेशा जो खाना खाएं, हमेशा उसमें डालडा तो नहीं है, उसमें रिफाइंड ऑयल तो नहीं है, डबल रिफाइंड तो ऑयल नहीं है, ये देख लीजिए एक बार। दूसरा, जो भी खाना खा रहे हैं उसमें रेशेदार हिस्सा ज्यादा है, हाई फाइबरस डाइट जिसको हम कहते हैं। जैसे छिलके वाली दालें खा रहे हैं, छिलके वाली सब्जियां खा रहे हैं, सब कुछ छिलके वाला खा रहे हैं, चावल भी छिलके वाला खा रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कैंसर होने का कोई चांस नहीं। और कैंसर के जो सबसे बड़े कारणों में से 2-3 कारण हैं। एक तो कारण है तंबाकू, दूसरा है बीड़ी और सिगरेट। तो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा, वो किसी भी नाम से बिकता हो गुटखा, ये 4 चीजों को तो कभी भी हाथ मत लगाइए, क्योंकि कैंसर के मैक्सिमम केसेस इन्हीं के कारण है पूरे देश में। सरकार आजकल भारत की काफी कोशिश कर रही है। बीड़ी सिगरेट पर उन्होंने प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है, गुटखे पर भी अभी कोशिश उनकी जारी है। थोड़े दिन में वो कह रहे हैं शराब पर भी करेंगे। तो जैसे जैसे इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, हम कैंसर से बचेंगे। कैंसर के बारे में सारी दुनिया एक बात कहती है, डॉक्टर्स हो, एक्सपर्ट्स हो, साइंटिस्ट हो, कि इससे बचाव ही इसका उपाय है।
हाँ, बता देता हूँ, अभी 2 मिनट में ही बता देता हूँ। तो हम कोशिश करेंगे कैंसर का ट्रीटमेंट करें किसी का या हमारे परिवार का, तो ध्यान रखें उसकी कीमोथेरेपी स्टार्ट हो गई तो कुछ कोशिश मत करिए, फायदा नहीं आएगा, आपको भी डिप्रेशन आ जाएगा जब आप देखेंगे कोई रिजल्ट नहीं। अगर कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं हुई है, इंग्लिश मेडिसिन उसकी नहीं शुरू हुई है, उसको एलोपैथी नहीं स्टार्ट हुई है, तो जरूर आप ये कर दीजिए, आपको 99% रिजल्ट मिल जाएंगे इसमें। हाँ, वो भी दे सकते हैं। गेहूं को बोना और उसके जो किल्ले निकलते हैं उसका रस निकाल के देना, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ, दे सकते हैं। एक ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਤੰਬਾਕੂ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? हाँ, बहुत अच्छा। महिलाओं को आजकल बहुत कैंसर है यूट्रस में, गर्भाशय में, और महिलाओं को आजकल बहुत कैंसर हो रहा है उनके स्तनों में, ब्रेस्ट में, काफी तेजी से बढ़ रहा है। ट्यूमर होता है फिर बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो माताओं को, बहनों को क्या करना चाहिए जो जिंदगी में कभी ना आए? आपके लिए सबसे अच्छा प्रिवेंशन है कि जैसे ही आपको आपके शरीर के किसी हिस्से में अनवांटेड ग्रोथ का पता चले, अनवांटेड ग्रोथ माने जो आप नहीं चाहते और वो हो गई, रसौली हो गई, गांठ हो गई, तो इमीडिएट आप कॉशियस हो जाएंगे। हालांकि दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूं कि सभी गांठ और सभी रसौली कैंसर नहीं होती है, 2 या 3% ही गांठ ऐसी है जो कैंसर में कन्वर्ट होती है, लेकिन आपको चिंता तो माने कॉशियस होना तो पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करें? माताओं को सबसे अच्छा तरीका है, कहीं भी रसौली हो गई, गांठ हो गई, इसको जल्दी से जल्दी गलाना, इसको जल्दी से जल्दी घोल देना। तो इसकी दुनिया में सबसे अच्छी दवा है चूना। शरीर के किसी भी अंग में गांठ हो जाए, रसौली हो जाए, ट्यूमर हो जाए जो नॉन कैंसरस है, बाद में वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, इसकी सबसे अच्छी दवा है चूना। चूना वही जो पान में खाया जाता है, चूना वही जो पुताई में इस्तेमाल किया जाता है। पान वाले की दुकान से चूना ले आइए, अभी तो पैकेट में मिलना शुरू हो गया है। उस चूने को कनक के दाने के बराबर रोज खाइए। अब खाएंगे कैसे? सीधे जीभ पे लगाएंगे तो जीभ फट जाएगी। तो उसको खाने का तरीका है, पानी में घोल के पानी पी लीजिए, दही में घोल के दही पी लीजिए, लस्सी में घोल के लस्सी पी लीजिए, दाल में डाल के दाल खा लीजिए, सब्जी में डाल के सब्जी खा लीजिए। कहीं भी शरीर में गांठ है तो एक हो गई जी गल, जो पता लग गया भी गठ हो गई, आम तौर पर ਜਿਹੜੇ मेरी निगाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, क्योंकि मैं ਇਸੇ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ मैं 4 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ जी। लेडीज में ज्यादा प्रॉब्लम पेट के ਵਿੱਚ रसौली बनती है। हाँ, बस पता ही नहीं लगता। देखिए, पेट के बीच में रसौली है तो वो भी गांठ ही की तरह, और वो भी गलेगी, चूने से ही गलेगी। पता कैसे चले? पता कैसे चले? पता करने का बहुत सिंपल तरीका है। जो भी माताओं को पेट में रसौली हो जाएगी, उनकी मेंसेस साइकिल पूरी तरह से बिगड़ जाएगी, उससे पता चलेगा। खून बहुत ज्यादा आएगा, और 28-30 दिन में मेंसेस आना चाहिए, वो 15 दिन में ही आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 12 दिन में आ जाएगा, 14 दिन में आ जाएगा। और हो सकता है कि वो 1 हफ्ते चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले। ब्लीडिंग बहुत होगा, थकान बहुत आएगी, शरीर में कमजोरी बहुत हो जाएगी। तो उससे तुरंत भाप लीजिए कि रसौली हो रही है या हो चुकी है। बाद में कंफर्म करना है तो सोनोग्राफी करा लीजिए। चूना लगातार कितना चल रहा है? चूना वही 3 महीने खा के 15 दिन ब्रेक करके फिर 3 महीने है जी। 3 महीने खा के थोड़े दिन छोड़ना ही है, नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा वो भी जान लीजिए। हाँ, बहुत अच्छा। अगर गांठ नहीं है तो भी खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी खुद ही बताने जा रहा हूं कि वो क्या क्या करेगा। लेकिन अभी बात चल रही है माताओं को, बहनों को कहीं भी गांठ हो जाए, वो गर्भाशय में हो सकती है, शरीर के बाहर कहीं भी। बाहर की गांठ तुरंत पता चल जाएगी, आप शुरू कर सकते हैं। अंदर की गांठ पता करने का एक ही सरल उपाय है कि उनके मासिक की जो गड़बड़ी है वो नोट करिए। या तो बहुत खून जा रहा है, या तो उनको हर 10-15 दिन पे मेंसेस शुरू हो रहा है, और या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है इसका उल्टा, 2-3 महीने लगातार मासिक ही नहीं आएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो वो भी एक संभावना हो जाती है रसौली होने की, गांठ होने की। और एक आखिरी है कि अगर माँ शादीशुदा है, उसके पति के साथ उसका संपर्क है, तो संपर्क के समय बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, तो मान लीजिए कंफर्म है कि वो गांठ हो गई।
तो इन 4 कंडीशंस को पता करके आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं कि आपको चूना की जरूरत आ गई है। ये चूना सबसे अच्छी दवा है, सबसे सस्ती दवा है, साइड इफेक्ट इसके बहुत कम है, बिल्कुल मिनिमम है, और दुनिया की सब दवाएं इसी चूने से बनती है जो रसौली को गलाती है। होम्योपैथी में रसौली को गलाने की कई दवाएं हैं, उनके नाम है कैलकेरिया फॉस है, कैलकेरिया कार्ब है, कैलकेरिया फ्लोर है, कैलकेरिया आयोड है, कैलकेरिया आर्स है, ये सब चूने से बने। तो वो सब बताऊं उससे अच्छा मैंने आपको मां बता दी जिससे ये सब दवाएं बनती है, चूना ही है वो। तो चूना आपको खाना है, खिलाना है। कितना खाना है? एक बार में 1 डोज कनक के दाने के बराबर, दही में घोल के, पानी में घोल के, लस्सी में घोल के, दाल में घोल के, सब्जी में घोल के, चावल में डाल के, खिचड़ी में डाल के, एक चीज छोड़कर किसी में भी घोलिए, दूध छोड़कर किसी में भी मिला के चूना खा लीजिए। अब ये तो हुआ रसौली। अब जिनको रसौली नहीं है, आपने कहा वो भी खा लें, तो क्या क्या करता है ये चूना, ध्यान दे दीजिए। इससे बढ़िया दवा शायद भगवान ने नहीं बनाई कोई। मैंने इसका 12 साल बहुत अनुभव किया है। इस चूने से ऐसे ऐसे बीमारी ठीक होते हैं कि आप हैरान हो जाए। ये चूना बहुत अच्छे तरीके से ठीक करता है जॉन्डिस को, पीलिया जिसको आप कहते हैं, हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस आपको मालूम है 5 तरह का है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी और ई। 5 तरह के हेपेटाइटिस को बेस्ट मेडिसिन है ये चूना। कैसे खाना है? हेपेटाइटिस के पेशेंट को ये चूना खिलाया जाता है ईख के रस में, गन्ने के रस में। गन्ने का रस नहीं मिले तो मौसम्मी के रस में, मौसम्मी का नहीं मिले तो संतरे के रस में, संतरे का नहीं मिले तो अंगूर के रस में। ऐसे रस में मिलाकर जॉन्डिस के पेशेंट को आप दे सकते हैं। लगातार 15-20 दिन, अधिक से अधिक 3 महीने, बिल्कुल जड़ से ठीक कर देते हैं। इसी चूने हैं सर, मैंने देखा है कि केले के बीच में रख के भी चूना खिलाया जाता है जॉन्डिस के पेशेंट को। दे सकते बोलते हैं 2 खुराकें खाने से ये ठीक हो जाता है। हाँ, वो केला ठीक नहीं, वो चूना ही ठीक करता है। दे सकते हैं, लेकिन केले के बीच में रख के खाना अगर संभव है, माने उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है कि केले की कटिंग इस तरह से हो कि वो बीच में फिक्स हो जाए, और वो केला बीच वाला हिस्सा जीभ पर ना लगे, सीधे आगे अंदर उतर जाए। जीभ पर लगा तो फाड़ देगा वहीं से जीभ, फिर वो शिकायत करेगा पेशेंट कि आपने तो मेरी जीभ फाड़वा दी। तो उससे ज्यादा सुरक्षित है पानी, उससे ज्यादा सुरक्षित है जूस, उससे ज्यादा सुरक्षित है दाल वगैरह वगैरह। तो आप जॉन्डिस पेशेंट का ध्यान रखिए, जूस में देना है उसको। और यही चूना जूस में मिलाकर और एक पेशेंट को देते हैं जिनको नपुंसकता की बीमारी है। हम लोग अंग्रेजी में उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। पुरुषों में क्या है, वीर्य में शुक्राणु कम है, स्पर्म काउंट कम है, और माताओं में ओव्यूलेशन नहीं है टाइम पर, तो चांस नहीं है माता पिता बनने का, तो उनको भी हम ये चूना देते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। वही तरीका है, बता दिया। 3 महीने देके 10-15 दिन ब्रेक करके फिर 3। और इस चूने को हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, जिनको हमेशा आप महसूस करते हैं कि ये बोने हैं, नाटे हैं, इनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उनको भी यही चूना दिया जाता है। कितने भी साल का, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आपको लग रहा है कि हाइट नहीं बढ़ रही, ग्रोथ नहीं हो रही, आप देना शुरू कर दीजिए जी। एक ही बार ये चूना 21 साल की उम्र के नीचे के बच्चों को जब दिया जाता है तो भरपूर हाइट बढ़ा देता है, लड़कियों की भी लड़कों की। इसी चूना को हम इस्तेमाल करते हैं उन सब बहनों और बेटियों के लिए। ऐसे मेरे पास बहुत पेशेंट हैं, ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं, बहनें हैं जिनका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ और हार्मोनल साइकिल उनका व्यवस्थित नहीं है, उनको भी हम ये चूना देते हैं। उसमें भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट लाता है। इसी चूने को और हम इस्तेमाल करते हैं उन सब के लिए जिनको जॉइंट्स पेन है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, फिंगर जॉइंट्स का पेन है, कहीं भी जॉइंट्स पेन में इस्तेमाल करते हैं, जिसको बात का दर्द आप कहते हैं। इसी चूने को और हम इस्तेमाल करते हैं उन सब लोगों के लिए जिनकी आंखों की रोशनी कम है।
ज्वाइंट पेन जैसे गठिया, अरे बता दिया, पानी में ले लो, दही में ले लो, लस्सी में ले लो, दाल में ले लो, दूध छोड़कर किसी में। हाँ, कमर दर्द, घुटने का दर्द, और कमर दर्द घुटने के दर्द के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, हाँ, बेस्ट मेडिसिन है ऑस्टियोपोरोसिस का। हड्डियां कमजोर हो गई हैं, ऑस्टियोपोरोसिस उसी को कहते हैं। चूना उसका बेस्ट मेडिसिन। ये जो गठिए वाले बैक पेन में बेस्ट मेडिसिन चूना एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी फंगल है। एक साथ 5। एक जो गठिए वाले होते हैं, जो आर्थराइटिस, जिनका ट्रिपल+ आ गया, उनको भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए कोई और दवा? और चूना किस किस काम में ले सकते हैं वो भी लिख लीजिए जी। छोड़ दीजिए ना, जो कन्विंस नहीं होते उनको कहिए कि जाइए एम्स में, जाइए बंबई, जाइए दिल्ली, कनाडा, अमेरिका, दुनिया कर पड़ी है उनके। ये तो मैं बता रहा हूं उन गरीबों के लिए जो किसी के पास नहीं जा सकते। आप पैसे वालों को दिमाग खराब ही मत करिए अपना, वो कन्विंस कभी नहीं होंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि फीस जितनी बड़ी डॉक्टर उतना अच्छा, दवा जितनी महंगी ट्रीटमेंट उतना अच्छा। तो उनके साथ अपना समय क्यों खराब करती हैं आप? करिए ही मत उनके साथ बात। आपको तो मैं बता रहा हूं कि गरीब लोग, जो साधारण लोग, पैसे ही नहीं है, कुछ खा नहीं सकते, दवा, उनके लिए ये सब। और इस चूने से क्या क्या कर सकते हैं आप? वो सब माताएं, वो सब बहनें, वो सब बेटियां जिनके बाल बहुत झड़ते, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस चूने का कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? वो सब माताएं जिनकी उम्र 45-50 साल के आसपास आ गई है और उनका मेनोपॉज पीरियड शुरू हो रहा है, मेंसेस साइकिल बंद हो रहा है, मेनोपॉज शुरू हो रहा है, उन सब के लिए ये बेस्ट मेडिसिन। और इस चूने को कहां इस्तेमाल करते हैं? अगर शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं है, हमेशा आलस्य रहता है, हर समय दिल करता लेटे रहो, बैठे रहो, कुछ मत करो, उसकी भी यही मेडिसिन है चूना। गुलकंद वगैरह जो बनता है, मीठा पान, चूने का लगा के रोज खाइए, आप एकदम दुरुस्त रहेंगे, दांत अच्छे रहेंगे, चमकते रहेंगे, कभी पीले नहीं पड़ेंगे, कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे, दांत में कभी दर्द नहीं होगा, ठंडा पानी ठंडा नहीं लगेगा, गरम गरम नहीं लगेगा। ये ठंडा गरम का सारा चक्कर भी चूने से ही ठीक होता है। दांत की सब बीमारियों में चूना ही काम आता है। अगर कोई ये कहने लगा है कि मेरे दांत में कीड़ा लग रहा है, तो समझ लो कैल्शियम बहुत कम हो रहा है, तो भी चूना ही खाना पड़ेगा। तो ये चूना आपको सब तरफ से इस्तेमाल करके देखना, बचपन से लेके बड़े तक है जी। गुनगुना रहेगा तो जल्दी भूलेगा। हाँ, बस अब इसी में आ रहा हूं मैं कि अगर आपने मेरे बताए अनुसार ध्यान नहीं दिया, मैं बोल रहा हूं बार बार, कनक के दाने के बराबर। अगर आपको ऐसा लगा क्या फर्क पड़ता, 2 कनक के दाने के बराबर लो, 3 कनक के दाने के, तब बहुत जल्दी आपको स्टोन बन जाएगा और आपको किडनी को या तो लीवर को तकलीफ कर देगा, गॉल ब्लैडर को भी तकलीफ है। जिसे पहले स्टोन है। हाँ, एक तो आप ध्यान रखना है कि ज्यादा नहीं खाना है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि जिनको पहले से स्टोन है, माने इसका मतलब है कि उनके शरीर में जरूरत से ज्यादा चूना है। स्टोन होने का एक ही मतलब है, आपके शरीर में कैल्शियम है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा वो एक अलग बात है, इसलिए स्टोन फॉर्म हुआ, तो वो कभी भी चूना नहीं खा सकते जिनको स्टोन फॉर्मेशन स्टोन है। और बार बार स्टोन होने की जिनको टेंडेंसी है वो भी नहीं खा सकते। पहचान की है स्टोन बनने की? पहचान क्या है? आपके पेट में दर्द होगा, जहां किडनी होती है ना वहां बहुत तेज दर्द होगा, और दर्द के बाद अगर आप सोनोग्राफी कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसमें तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा। तो स्टोन बनने की टेंडेंसी है तो मत खाइए, स्टोन है तो मत खाइए। और एक कंडीशन है, बॉडी में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, जो थोड़ी देर पहले आपने पीछे से कहा कि हड्डियों के आसपास बहुत कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और एकदम सूज जाता है, हाथ को हिला भी नहीं सकते, वो कंडीशन, तब भी नहीं खा सकते। तो ये 3 कंडीशंस को ध्यान में रखना। कैल्सिफिकेशन हो गया तो नहीं खा सकते, स्टोन फॉर्मेशन है और टेंडेंसी है तो भी नहीं खा सकते, और ज्यादा तो नहीं ही खा सकते। कनक के दाने से कम ही खाएं तो अच्छा है, ज्यादा खाने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि ये उतना ही पर्याप्त है एक दिन के लिए।
कैंसर वाला वो बिलो वाला सारा ट्रीटमेंट बता दो। वो तो आपको स्वामी जी की किताब नहीं आपके पास, तो उसमें है ना। मैं अभी ये थोड़ी देर के लिए विराम दे रहा हूं, थोड़ी देर के लिए